नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का चैप्टर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, 5वें स्थान पे आने वाला प्रिंसिपल है। इससे पहले हमारे 4 प्रिंसिपल्स हमने कवर किए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग, जो हम आज पढ़ेंगे। ऑलराइट, देखिए जी, कंट्रोलिंग के बारे में अगर बात करें तो कंट्रोलिंग में असलियत में हमें करना क्या है। कंट्रोलिंग के अंदर हमने जो भी प्लानिंग में स्टैंडर्ड तैयार किया था, हमने यही तो किया था ना प्लानिंग में कि हमें करना क्या है। हमने वो जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया था और वाकई में हमने एक्चुअल में क्या कार्य किया, क्या काम हमारा हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या हुई, तो स्टैंडर्ड को एक्चुअल्स के साथ कंपेयर करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। और अगर हमें लगता है कि हमने जो काम किया एज पर स्टैंडर्ड नहीं हो पाया, उसकी वजह से कोई अगर अंतर आया है, कोई अगर डिफरेंस आया है, कोई डेविएशन आई है, तो हम उसको ठीक करेंगे। ये एफर्ट भी हमें कंट्रोलिंग में करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के कंट्रोलिंग जो है वो एक लास्ट स्टेज है मैनेजमेंट की, जो इस चीज़ की एश्योरिटी करती है कि मैनेजमेंट द्वारा जो प्लान तैयार किया गया था, मैनेजमेंट का जो पहला प्रिंसिपल था, उसमें रह के उस प्लान्स में हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, क्या हमने उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किया या फिर नहीं किया। अगर नहीं किया और अगर कोई डेविएशंस आए हैं तो उन डेविएशंस को ठीक करना भी कंट्रोलिंग का मेन पर्पस हो जाता है। तो ये है इसका कंट्रोलिंग का एक बेसिक सा मीनिंग। हालांकि मीनिंग पे हम अभी आएंगे, फिर दोबारा से इसके कॉन्सेप्ट की जब बात करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके कंटेंट क्या है। कंट्रोलिंग एक छोटा सा चैप्टर है, इससे पहले काफ़ी लेंदी हुआ करता था, बट अभी जो कोर्स है एज पर लेटेस्ट सिलेबस, उसमें कंट्रोलिंग कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोलिंग के चैप्टर में से डिलीट कर दी गई हैं। तो ये आपके लिए अब अच्छी बात है या बुरी, ये आप ही समझ सकते हैं। खैर, कंट्रोलिंग जो है उसके अंदर हमें सबसे पहले बात करनी है इसके कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसके साथ कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप की, जो प्लानिंग के साथ पढ़ा जाता है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कुछ तालमेल है, कुछ बात है जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है इन दोनों में। बिकॉज प्लानिंग जो है वहां से हमने शुरुआत की थी मैनेजमेंट के फर्स्ट प्रिंसिपल के होने के नाते, और कंट्रोलिंग जो है ये मैनेजमेंट का लास्ट प्रिंसिपल है। तो ये एक तरह से मैनेजमेंट के दो एंड हैं जिन्हें हम एक साथ पढ़ेंगे एज ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। सो लास्ट इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंट्रोलिंग की, लास्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेंड्स कंट्रोलिंग की प्रोसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग के मीनिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस कन्फर्म्स टू द प्लान परफॉर्मेंस। सही बात है जो मैंने बताया था आपको कि भाई हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली हो पाई। हमने सोचा था कि हम साल के आखिरी में मान के चलिए 2000 कार्स प्रोड्यूस करेंगे। एज ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी हम 2000 लग्जरी कार्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमने जो है सपोज कीजिए 1900 लग्जरी कार्स ही प्रोड्यूस करी। प्लानिंग थी हमारी 2000 प्रोडक्शन की, 2000 कार्स की प्रोडक्शन की, लेकिन हो कितनी पाई, सिर्फ 1900। तो जो 100 कार्स हमने कम प्रोड्यूस करी, वही हमारा क्या है फ्रेंड्स, डेविएशन, अंतर है। सो इस दौरान इट डिस्कवर्स डेविएशन, अंतर फ्रॉम द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, जो हमारे प्लान्ड परफॉर्मेंस और हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में आते हैं। एंड इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द रीजंस फॉर डेविएशन। अच्छा, ये जो 100 कार्स हमने कम प्रोड्यूस करी, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि एम्प्लॉयज जो हैं, हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज, वो लोग इफेक्टिव नहीं थे, टाइम पे काम नहीं हो पाया उनसे। या फिर हो सकता है उनका जो बजट हमने उनको एलोकेट किया था कि इतने पैसे में रह के आपने कार्स प्रोड्यूस करनी है, वो बजट उनका एग्जॉस्ट हो गया। जो पैसा हमने उनको प्रोवाइड कराया था, वो पैसा, वो फंडिंग उनसे समाप्त हो गई, यानी कि वो एफिशिएंट नहीं थे। कोई भी रीजन हो सकता है। एंड सजेस्ट सुटेबल एक्शन टू अवॉइड देयर रेकरेंस इन फ्यूचर। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितनी डेविएशन आई और डेविएशन में वो जो अंतर आए उनके कारण क्या थे। तो हम उनके रीजंस फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि ये रीजंस दोबारा फ्यूचर में रिपीट ना करें, रेकरेंस वे में ना आए। ऐसे हम स्टेप करेंगे, स्टेप लेके चलेंगे, ताकि हम ऐसे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सके, इन फ्यूचर अवॉइड कर सके। सो ये तो हुई बात इसके कंट्रोलिंग के मीनिंग की। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस की। तो देखिए, हमारे लिए इसके एडवांटेजेस कह लो या इंपॉर्टेंस कह लो या फीचर्स कह लो, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। अगर तीनों में कोई भी पॉइंट बनकर आए कि भैया एडवांटेजेस बताइए कंट्रोलिंग के, या फीचर्स बताइए, या फिर इसके आप इंपॉर्टेंस बताइए, तो आपने यही आंसर देना है जो ये 7 पॉइंट आपके सामने मैं
बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पे आके हम ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे हुए या नहीं हुए। सही मायने में हमें पता कहां आके लगता है, कंट्रोलिंग में पता आके लगता है, क्योंकि हम यहां मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड क्या, जो हमने प्लानिंग में बताए, और हमने जो प्लानिंग में बनाए थे, प्रिपेयर किए थे, और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमने ड्यूरिंग द ईयर की है हमारी। एंड मेकिंग करेक्टिव एक्शंस ऑन डेविएशंस, हमारे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के साथ मेल खा रहे हैं या नहीं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हुए या नहीं। अगर नहीं हुए तो हम उसमें क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेकर चलते हैं। यदि कोई करेक्टिव एक्शंस के दौरान डेविएशंस आई हैं तो हम ये जरूर लेके चलेंगे, और इसमें हमारा मेन मकसद क्या होता है कि इन फ्यूचर आगे चल के वो दिक्कत ना आए, ताकि हमारा इन फ्यूचर वर्क क्या होता रहे, स्मूथली होता रहे, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल्स स्मूथली। तो कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की प्राप्तियां यही आके संपन्न होती हैं, पूरी होती हैं। कहां, कंट्रोलिंग में। तो ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बन जाती है। नेक्स्ट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। हम देखते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कितने ठीक रहे, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम कितने ठीक रहे, और हमारे स्टैंडर्ड्स सही थे या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे एम्प्लॉयज के कैलिबर से कहीं ज्यादा स्टैंडर्ड दे देते हैं जो शायद पूरे ना भी हो पाए। सो कंट्रोलिंग में ये चीज भी देखी जाती है। सो कंट्रोलिंग हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड ठीक थे या नहीं थे, जरूरत से ज्यादा कम थे या जरूरत से कुछ ज्यादा ही ऊपर थे, ये देखते हैं इन चेंजिंग एनवायरमेंट, एंड विच हेल्प्स टू रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इफ नीडेड। अगर हमें लगता है ना कि हमारे एक्चुअल्स तो यार कभी पूरे हो ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं कमी हमारे स्टैंडर्ड में भी हो सकती है, तो हमें अगर जरूरत पड़े तो हम स्टैंडर्ड को भी रिवाइज करते हैं। एंड थर्ड इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम इसमें यह भी देख के चलते हैं कि भाई अगर डेविएशन आया है तो क्यों आया है। अब डेविएशन दो कारणों से आ सकता है, कि टाइम हमने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया तो वहां कमी इफेक्टिवनेस की है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आप लोगों ने पढ़ी भी थी और मैंने पढ़ाई भी है अपने लेक्चर्स में। और या फिर हम ये देखते हैं इसके अंदर कि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने विद इन दी गिवन कॉस्ट फ्रेमवर्क रह के काम नहीं किया, यानी कि एफिशिएंसी नहीं आ पाई। सो एफिशिएंसी में क्या होता है, कॉस्ट से बाहर निकल जाते हैं। जो कॉस्ट का फ्रेमवर्क आपको दिया जाता है, जो बजट दिया जाता है, उससे बाहर निकल के आप क्या करते हैं, खर्च करते हैं। सो हम ये देखते हैं कि इसके पीछे कॉस्ट से ज्यादा बाहर निकलने के कारण क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं वेस्टेज हुई होगी। तो हम यहां पे देखते हैं कि वेस्टेज को कैसे हम करेक्ट करें। सो इस तरह से हम क्या करवा पाते हैं, एफिशिएंट यूज करवा पाते हैं किसका, रिसोर्सेज का। सो कंट्रोलिंग सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय टेकिंग प्रॉपर करेक्टिव एक्शंस फॉर दी डेविएशंस। ये बात आप इसके बाद जरूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को एक बार पीछे ले जाके, बैकवर्ड ले जाके जरूर सुनिएगा मैंने क्या लाइन बोली, आप उस चीज को एक बार यहां पे नोट डाउन करिएगा। सो फोर्थ पॉइंट है इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। सही बात है। देखिए, कंट्रोलिंग से हम ये इंश्योरिटी करवा पाते हैं कि एम्प्लॉय हमारा अवेयर है या नहीं है, जो चीज हमने उसके लिए स्टैंडर्ड फुलफिल करे हैं उन स्टैंडर्ड्स को लेकर, और अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कमी आई है, और अगर कमी आई है तो हम उसे मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए अवेयर रहे। So controlling ensures employees awareness regarding what is expected to do and what is the standards fixed on him. और टाइम टू टाइम हम उसको ये चीज की आगाह करते रहते हैं इस बात से कि भाई आप अपने स्टैंडर्ड्स से काफी दूर हैं, अपने स्टैंडर्ड्स के करीब आइए, आपका लेवल, आपसे जो हमें एक्सपेक्टेशंस हैं आप उससे दूर हैं, आप उससे पीछे चल रहे हैं। तो ये एक्शन हम जब तभी पता लगा पाते हैं जब हम क्या करवा पाते हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल से कंपेयर करवा पाते हैं। सो नेक्स्ट कहता है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, ये भी देख के चलते हैं कि जितनी भी इंप्लॉइज द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज हैं वो एक्चुअल्स जो भी काम हुए, जो सही मायने में काम हुए, क्या वो ऑर्डरली वे में हुए, क्या वो डिसिप्लिन्ड वे में हुए, अगर नहीं हुए तो क्या कारण थे उसके। बिकॉज हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम सारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज करेंगे फ्रेंड्स, और वो सारी की सारी एक्चुअल परफॉर्मेंस की जजमेंट के दौरान हमें कई सारी बातें ऐसे भी पता लगेंगी जहां हमें पता लगेगा, रीजंस आएंगे सामने कि काम कई बार ऑर्डरल वे में नहीं हुआ या डिसिप्लिन्ड वे में नहीं हुआ, लैक ऑफ डिसिप्लिन था। तो ऐसी बातों को हम क्या करेंगे, ठीक करके चलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन हम जानते हैं ये एसेंस होती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में ये होना बहुत जरूरी है, जो डिफरेंट एक्टिविटी को जोड़े, ऐसी पावर को ही हम नाम देते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन की अगर हम यहां बात कर रहे हैं फ्रेंड्स,
तो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से आएगा? अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो कोऑर्डिनेशन बेटर वे में आ पाएगा, बिकॉज कंट्रोलिंग में हम यही तो करते हैं, एक्चुअल्स को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, जिससे हम तालमेल एस्टैब्लिश करवा पाते हैं, प्लानिंग का जोड़ पाते हैं मैनेजमेंट के फर्स्ट प्रिंसिपल को मैनेजमेंट के लास्ट प्रिंसिपल से, और यहीं से ही एक बेटर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करवा पाते हैं। सो उसके बाद आता है लास्ट हमारा इंपॉर्टेंस, दैट इज डिसीजन मेकिंग। देखिए, कंट्रोलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम ये फैसला कर पाते हैं कि हमने अपने टारगेट्स अचीव करे या नहीं करे। अगर नहीं करे तो कारण क्या थे डेविएशंस के, और उसको ठीक हम कैसे करेंगे, तो वो निर्णायक जो हमें स्टेप लेना है, इंपॉर्टेंट स्टेप, वो हम कंट्रोलिंग एक्शंस के द्वारा ही ले पाते हैं। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्पफुल होता है। कहता है द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंप्लीट व्हेन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन, सो इट विल लीड टू मेक बेटर डिसीजन इन द फ्यूचर। तो कंट्रोलिंग से इस तरह से हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या कोई रिलेशनशिप है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में? तो आंसर इज यस, है, बिल्कुल है। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि प्लानिंग जो है वो हमारे मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल है, और जो कंट्रोलिंग है वो मैनेजमेंट का लास्ट प्रिंसिपल है। तो देखिए, प्लानिंग से शुरुआत होती है मैनेजमेंट की, कंट्रोलिंग से एंड होता है। अगर आपने प्लानिंग करी और कंट्रोलिंग में ये चीज नहीं देखी, ये चीज जज नहीं करी कि प्लानिंग में आपने जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए थे, क्या आप उस तक फुलफिल हो पाए, क्या आपने वो टारगेट्स फुलफिल किए, तो प्लानिंग आपकी वेस्ट हो जाएगी। सो द एंटायर प्लानिंग प्रोसेस विल टर्न टू बी वेस्ट अनलेस एडिक्वेट कंट्रोल मेजर्स आर एक्सरसाइज्ड। सो इस तरह से एक रिलेशनशिप निकल के आता है इन दोनों में। तो क्या कहता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एंड इनसेपरेबल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। कहता है विदाउट अ प्लानिंग देयर इज नथिंग टू कंट्रोल। अगर प्लानिंग नहीं करोगे, राइट, अगर आप स्टैंडर्ड नहीं बनाओगे तो कंट्रोलिंग कैसे कर पाओगे भाई? एक्चुअल्स को कंपेयर किससे करोगे? इसी तरह से दस प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग इज यूजलेस विदाउट प्लान। सही बात है। सो नेक्स्ट कहता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इन फैक्ट रीइंफोर्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे की ताकत है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किस तरह से? देखिए, प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग इजियर एंड इफेक्टिव। अगर आप प्लानिंग करोगे तो कंट्रोलिंग करना इजी है, बिकॉज आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे बने बनाए। एंड कंट्रोलिंग ये बताता है कि क्या कमियां आई हैं, ताकि आप फ्यूचर के प्लान्स अच्छे से रेडी कर पाएं। कंट्रोलिंग जब मैनेजमेंट का लास्ट प्रिंसिपल है, लेकिन क्या लगता है उसके बाद दोबारा प्लानिंग नहीं होती होगी? भाई हम सब जानते हैं वर्क कभी खत्म नहीं होगा, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक के बाद एक एक्टिविटीज बिजनेस में आती जाएंगी। तो एक एक्टिविटी के लिए जहां कंट्रोलिंग कंप्लीट हुई, तो फ्यूचर में वही एक्टिविटी जब दोबारा दोहरानी होगी, उसके लिए दोबारा प्लान बनेंगे, तो आप पास्ट कंट्रोलिंग को देख के प्लान्स बनाएंगे। तो कहता है कंट्रोलिंग रिवील्स द शॉर्टकमिंग ऑफ प्लान्स एंड कॉल्स फॉर इंप्रूवमेंट इन फ्यूचर। तो इस तरह से प्लानिंग आगे फ्यूचर में अच्छी हो पाए, इस चीज को हम देख पाते हैं, इस चीज को हम संतुष्ट कर पाते हैं, इस बात पे हम खरे उतर पाते हैं अगर हमारी कंट्रोलिंग ठीक से हुई है। सो तीसरा कहता है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। सही बात है, प्लानिंग आगे के लिए होती है, जबकि कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड एक्शन। कहता है प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, एज प्लान्स किसके लिए बनाए जाते हैं फ्रेंड्स? आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर के लिए। वेयर एज कंट्रोलिंग इज अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी। कंट्रोलिंग में यही तो किया हमने कि हमने लास्ट पिछले अपने टेन्योर में, पिछले टाइम पीरियड में जो प्लान्स तैयार किए थे, जो स्टैंडर्ड्स तैयार किए थे, क्या हम उसे अचीव कर पाए? तो इट इज जस्ट लाइक अ पोस्टमार्टम कि हमने एक्टिविटीज क्या करी, उसका पोस्टमार्टम करना, टू फाइंड आउट द डेविएशंस, ताकि डेविएशंस आ सके सामने। सो दैट इस तरह से ये क्या बन जाता है? एक बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन बन जाता है। हाउएवर सम पीपल आर्ग्यूज दैट कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज। अब ये कैसे है कि भाई कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है? अब सोचकर देखिए, अभी बताया था मैंने, भाई कंट्रोलिंग करके हमें पता लगता है कि हमारी प्लानिंग में क्या कमी रही। इस तरह से आगे फ्यूचर के प्लान बनाने में हमें आसानी होती है अगर हमने अभी कंट्रोलिंग की है तो। क्यों? यही रीजन यहां पे ये दे रहा है, कह रहा है एज इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ताकि हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सके? बेटर हो सके, राइट। तो इस तरह से प्लानिंग एक तरह से आपका लुकिंग अहेड बन जाता है, कंट्रोलिंग लुकिंग बैक फंक्शन बन जाता है। हाउएवर कई स्कॉलर्स क्या मानते हैं, कंट्रोलिंग जो है आपका फॉरवर्ड एक्शन भी माना जाता है। सो यहां पे आके हमारे
प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप की बात कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, कंट्रोलिंग प्रोसेस में इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। इन पांचों स्टेप्स में रह के हमारी कंट्रोलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है जिससे ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स। हम सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करते हैं जो हमने अचीव करने हैं। उसके बाद हम उस स्टैंडर्ड्स को देखने के बाद देखते हैं कि हमने एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस करी, उसको मेजर करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, पहले स्टेप में स्टैंडर्ड्स की बात करी, दूसरे स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करी, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल्स विद स्टैंडर्ड्स, इन्हें कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं कि क्या कोई अंतर आया, क्या कोई डेविएशंस आए, क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट्स आए। तो अगर आए तो हम उसके लिए क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शंस लेके चलते हैं, उसे ठीक करते हैं। तो ये 5 स्टेप्स में हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या कहता है? कहता है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस हैव टू बी डिटरमिन्ड इन प्लानिंग इटसेल्फ। ये हम प्लानिंग में ही करके चलते हैं काम कि भाई हमें क्या अचीव करना है, वो स्टैंडर्ड्स उसके लिए हमें चाहिए, तो वो हम प्लानिंग में लेके चलते हैं। अब यहां रुक के आपको समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड्स हमारे 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स और एक होते हैं हमारे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अगर हम बात करें हमारे क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स की, तो इसमें क्या आता है? ऐसी हर एक स्टैंडर्ड जिसे क्वांटिटी में मेजर किया जा सके। जैसे इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी की तरफ से हैं और हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी में हम लग्जरी कार्स प्रोड्यूस करते हैं और हमने ये डिसाइड किया कि हम 2000 कार्स प्रोड्यूस करेंगे इस आने वाले साल में, जबकि हमने प्रोड्यूस करी सिर्फ 1900 कार्स, 1900 कार्स, 1900 कार्स। सो 100 कार्स हमने कम करी। अब ये सारे डेटा को हम मैथमेटिकली क्या कर पा रहे हैं? जज कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं। 2000, 1900, 100 ये सब मैथमेटिकल फिगर्स हैं, तो क्वांटिटी में मेजर होने वाली फिगर्स हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड हो गए आपके क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। सो एज फार एज पॉसिबल स्टैंडर्ड मस्ट बी इन कॉन्क्रीट एंड टेंजिबल फॉर्म विच विल मेक इवैल्यूएशन प्रोसेस इजी। स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए? जो एक ऐसे हों जो मजबूती से टिके रहें, वो हिले डुले ना स्टैंडर्ड्स, ताकि वो फ्यूचर में उसका हम सहारा लेके अपने एक्चुअल्स को कंपेयर कर सकें और इवैल्यूएशन में उसके साथ कंपेयर करना हमारे एक्चुअल्स को इजी रहे। फॉर एग्जांपल, द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट इज ₹100। तो ये सारे एग्जांपल्स प्रॉफिट्स का और कितना टाइम लगेगा एक काम को कंप्लीट करने में, हमें 1 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट ₹100 तक रखनी है। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स किसके हो गए? हमारे क्वांटिटीज के। तो क्योंकि इसे हम क्वांटिटी में क्या कर पा रहे हैं? मेजर कर पा रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स की, तो फ्रेंड्स क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या आता है? ऐसी स्टैंडर्ड्स, ऐसी फॉर्म जो इंटेंजिबल होती हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैकडॉनल्ड्स की, तो मैकडॉनल्ड्स के अंदर आपको एक बेटर टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। सपोज किसी उनके बर्गर का या उनके पिज़्ज़ा का या कोई ऐसा कुछ मैकपफ जिसे कहते हैं आप, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है उनका, तो वो टेस्ट को मेंटेन करके रखना, वो क्वालिटेटिव हो गया। अब उसके लिए कोई क्वांटिटी मेजरमेंट्स नहीं है, आप टेस्ट को कभी भी क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, इट इज जस्ट अ क्वालिटी। सो स्टैंडर्ड्स हमारे क्वांटिटी में भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिवली भी जज किए जा सकते हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स की, तो आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड्स कैन ऑल्सो बी इन इंटेंजिबल फॉर्म्स। इसमें क्या कहता है? द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि भाई हमने ट्रेनिंग कराई अपने एम्प्लॉइज की, तो उससे हमें क्या रिजल्ट्स मिले। लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, हमारे वर्कर कितने लॉयल हैं कंपनीज को लेकर। सो इंप्रूविंग मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, क्या हमारे एम्प्लॉइज का लेवल ऑफ मोटिवेशन इंप्रूव हो रहा है समय के साथ। तो ये सारी बातें किसके एग्जाम्पल्स की तरफ इशारा करती हैं? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स के तरफ इशारा करती हैं। जब हम अपने प्लानिंग के अंदर हम अपने स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर कर लेते हैं, वेदर इट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो फिर हम आगे बात करते हैं किसकी? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें हम यही देखते हैं कि हमने एक्चुअल में इन रियलिटी क्या अटेन किया। तो सेकंड स्टेप इज टू मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट्स। इट शुड मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। जो हमने ऊपर स्टैंडर्ड्स बनाए, दोनों बेंचमार्क पे हम जज करते हैं, तो दोनों तराजू पे हम इसको तोलते हैं, तब जाके हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे सामने निकल के आ पाते हैं।
तो फिर हमारे जो फर्स्ट स्टेप में लिए गए थे स्टैंडर्ड्स और हमारे सेकंड स्टेप में जो लिए गए थे परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम उन्हें कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, जिससे हमें पता लगता है, रिवील होता है फैक्ट की कोई अंतर आया है या नहीं आया। देखिए यहाँ रुक के मैं एक बात समझाना चाहूंगा आपको, जो डेविएशंस होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर डेविएशंस पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, बट अगर नेगेटिव है फ्रेंड्स तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने 2000 कार का टारगेट लिया और आपने 2100 कार बनाई तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है। गिवन टाइम फ्रेमवर्क में, गिवन कॉस्ट में रह के 2000 की जगह 2100 बना रही है आपकी एम्प्लॉइज की जो पूरी स्ट्रेंथ है कार्स, तो आपके लिए तो अच्छी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर ये 1900 हो गई फ्रेंड्स, 1800 हो गई, तब थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो डेविएशंस नेगेटिव हो तब ज़्यादा परेशानी देते हैं आपको वो। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डेविएशंस को एनालाइज करते हैं कि डेविएशंस में कारण क्या है, कि किन के कारणों की वजह से, किन बातों की वजह से डेविएशंस आए हैं। सो एट दिस स्टेज द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, कि किस हद तक डेविएशन है एंड उसके पीछे कारण क्या है, कॉजेज ऑफ सच डेविएशन आर टू बी फाउंड आउट, वो पता लगाया जाता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू असरटेन वेदर डेविएशंस आर विद इन द एक्सपेक्टेड रेंज और नॉट। ये जानना बहुत जरूरी है कि अंतर एक स्टेज तक होना चाहिए। अगर मान के चलो 2000 कार्स नहीं बन पाई, तो मैंने कहा था अपने एम्प्लॉइज को, चलो कोई नहीं, आप 1980 बना देना, 20 तक कम चलेगा। बट कार्स हो रही हैं 100 कम, कभी 100 कार्स कम बन रही हैं किसी साल में, कभी 150 कार्स, तो ये चीज सहनीय नहीं होगी। अब यहां हमें देखना पड़ेगा कि कारण क्या है कि इतनी कम प्रोडक्शन हो रही है, जो बोला गया उससे भी कम। सो डेविएशन इन की एरियाज ऑफ बिजनेस रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। अगर डेविएशन हमारे जो गिवन फ्रेमवर्क से बाहर निकल जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, तब हमें अटेंशन अपनी लगानी चाहिए उस तरफ और देखना चाहिए कि उसके कारण क्या हैं। सो मैनेजर्स कैन रिलाई द फॉलोइंग इन दिस रिगार्ड। इसके लिए 2 टेक्निक है हमारे कोर्स में। पहली है सीपीसी टेक्निक, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एंड दूसरी है एमबीई टेक्निक, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आइए देखते हैं वन बाय वन। पहले बात करते हैं सीपीसी टेक्निक की। सीपीसी टेक्निक के अंदर क्या होता है, देखिए सीपीसी टेक्निक में हम वो वाला पॉइंट, क्रिटिकल एरिया देखते हैं जो सच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या जहां ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5% से आपकी इंक्रीज हो जाती है लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट एक ह्यूज एक्सपेंडिचर मांगती है, और वहीं एक तरफ आपकी 25% इंक्रीज हुई है स्टेशनरी की कॉस्ट। अब स्टेशनरी में कितना ही खर्च हो जाएगा आप बताइए। स्टेशनरी तो पहले ही ऑलरेडी काफी लीस्ट कॉस्ट पे आती है, लेकिन अगर लेबर की बात करें तो वो सैलरी और वो इंक्रीमेंट और वो सब चीजें जो हमें लेबर को प्रोवाइड करानी है, वो 5% भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेस को हिला देगी। तो यहां देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल एरिया कौन सा है जहां हमें पहले डेविएशंस पे ध्यान देना है। डेविएशन दोनों जगह है, एक तरफ लेबर कॉस्ट 5% से बढ़ी, एक तरफ हमारी जो स्टेशनरी कॉस्ट है वो 25% से बढ़ी। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेबर कॉस्ट, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा अमाउंट में खर्च होगा, ज्यादा मोटा पैसा खर्च होगा। सो कहता है द कंट्रोल मेजर शुड बी फोकस्ड ऑन की रिजल्ट एरिया विच आर क्रिटिकल इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक तरह स्टेशनरी चार्जेस बढ़ेंगे तो वो सक्सेस, उससे ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ा होना या ना जुड़ा होना मैटर नहीं करता। बट अगर आपकी लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है तो वो जरूर आपको परेशान कर सकती है, अगर आपने उस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया तो। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप क्या करेंगे, या तो आप अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालेंगे तो भी आपके अगेंस्ट जाएगी बात। अगर आप लेबर कॉस्ट जो बढ़ रही है, अगर आप उनको उनके अकॉर्डिंगली कॉस्ट नहीं देंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। सो दीज KRAs क्या है, हमारे की रिजल्ट एरियाज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, जहां हम देखते हैं कि कहां से हमें ज्यादा रिजल्ट आता है। स्टेशनरी पे ज्यादा खर्च करके रिजल्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स, कापियां कागज ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपकी लेबर आपका साथ नहीं देगी। तो की रिजल्ट एरिया लेबर है। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट दिस की एरिया, सो पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया, सपोज 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट इज अ सीरियस मैटर देन 25% इंक्रीज इन स्टेशनरी चार्जेस। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और अगर नहीं आए तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार पीछे ले जाके जरूर देखिएगा कि मैंने क्या समझाया है। इसमें मैंने यही बात बताई कि पहले की एरिया चेक किया जाता है, की रिजल्ट एरिया, और वहां पे डेविएशन को पहले चेक किया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दैट इज MBE। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से पढ़ाने से पहले इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और उस सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है आप उसे हिट भी कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आएं।
और फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस विद इन अ मंथ मैं दोनों बुक्स, अब ये वाली बुक तो हमारा लास्ट चैप्टर ही है, कवर हो ही गया है ऑलमोस्ट, तो नेक्स्ट बुक भी मैं आपको जो 4 चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको आने वाले 1 महीने के अंदर प्रोवाइड करा दूँ। उसके बाद फिर मेरा जो टारगेट रहेगा वो केस स्टडीज़ की सीरीज़ को लेकर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मेरा सपोर्ट बना रहेगा, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में। ये हमारी कंट्रोलिंग की जो है सेकंड टेक्निक है जिसमें हम डेविएशन एनालाइज करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, हम सारे डेविएशन को जज नहीं करते। हमारा टॉप मैनेजमेंट जो है वो सारे डेविएशंस को लेकर नहीं चलता, वो डेविएशंस वही लेकर चलता है जब वो डेविएशंस एक गिवन फ्रेमवर्क से बाहर निकल जाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला था कि 3% के मटेरियल कॉस्ट तक कोई दिक्कत नहीं, अगर मटेरियल 3% से ज्यादा महंगा हो भी गया, हमने परचेज डिपार्टमेंट को ये बात बोली थी, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मटेरियल 3% से ऊपर निकल जाता है तब आपको हमें बताना पड़ेगा। सो यहां डेविएशन हमारे देखने लायक होगी, टॉप मैनेजमेंट के देखने लायक होगी अगर वो एक रेंज से बाहर निकलती है। सो ऑल डेविएशन नीड नॉट बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ओनली दोज डेविएशंस which seem exceptionally high and which cannot be easily solved by lower management alone should be reported to the top management। वो डेविएशंस आपको टॉप मैनेजमेंट तक लेकर आनी है जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट्स यानी कि सुपरवाइजर्स नहीं संभाल पा रहे। जैसे एग्जांपल मैंने दे ही दिया, 3% का मटेरियल कॉस्ट इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, अगर वो बियॉन्ड इससे लिमिट से निकलता है तो दिक्कत आएगी। सपोज 10% इंक्रीज हो जाए तो ये अटेंशन जरूर खींचेगा मैनेजमेंट की प्रायोरिटी बेसिस पे, फिर आपको डेविएशंस को एनालाइज करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स द टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद हाईली एक्सेप्शनल मैटर्स, जो वाकई बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। Only and the routine matters will be handled by the lower level। अब एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी अगर वो रिलायंस के उसमें बिजनेस में रिलायंस जियो में आने वाले हर एम्प्लॉय की एब्सेंटिज्म का ध्यान रखने बैठेगा, उनकी लीव्स का ध्यान रखने बैठेगा, तो फिर तो काम चल गया। क्या वो ये सब चीजें करता होगा, आप खुद सोचिए, नहीं ना। तो वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अकॉर्डिंगली जो एक्सेप्शनल एरियाज हैं उस पर ध्यान देता होगा। मान लो जियो के जो कस्टमर यूजर्स हैं वो एकदम से 30% कम हो जाएं 1 महीने के अंदर अंदर, अब ये ध्यान खींचने वाली बात है मुकेश अंबानी साहब की, तो वो यहां आके फिर MBE के अकॉर्डिंगली खुद आके देखेंगे भाई क्या प्रॉब्लम हुई है। अब आगे बात करते हैं इसके 5वें स्टेप की कंट्रोलिंग के। ये है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। देखिए हमने स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स में क्या क्या किया, हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड तैयार करे, हमने फिर देखा हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस एज पर स्टैंडर्ड थी या नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, हमने देखा हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, और हमने फिर उसे कंपेयर किया तीसरे पॉइंट में कि हमारे स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल्स में क्या कंपैरिजन रहा और हमारे एक्चुअल्स क्या सही मायने में स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली थे या नहीं, और अगर नहीं थे तो डेविएशंस के कारण क्या थे। हमने डेविएशंस के कारण जानने के लिए 2 टेक्निक पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, CPC टेक्निक, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन MBE टेक्निक। अब हमें पता लग गया कि डेविएशंस क्या हैं। अब वो डेविएशंस हमें पता है चाय में मक्खी गिरी है तो क्या उसे निकालोगे नहीं, हाँ हम तौर पे निकालोगे क्या, चाय फेंक दोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ समझाने की, मेरी कहावत से मतलब यही है कि अगर आपको पता है प्रॉब्लम है तो उसे दूर करने के लिए आप स्टेप्स उठाओगे, तो वो स्टेप्स उठाना करेक्टिव एक्शन लेना कहलाता है। एज सुन एज डेविएशंस आर रिपोर्टेड, जैसे आपको डेविएशंस पता लगेंगी, सो इट इज द सोल ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स टू टेक स्टेप्स टू करेक्ट द पास्ट एक्शन सो दैट डेविएशंस में नॉट अकर अगेन, ताकि पास्ट एक्शन में जो आई है डेविएशंस है ये दोबारा ना आए, इसके लिए आप सारे सुधार कार्य लोगे। एंड इन द प्लान्स एंड अगेन एंड द प्लान्स आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, ताकि प्लान्स आगे चल के प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो सके, चल सके। इफ देयर इज नो डेविएशन और द डेविएशन इज विद इन द परमिसिबल लिमिट, तो लेट द सिचुएशन बी रिमेन्स एज इट इज, तो उसे वैसे का वैसे रहने दोगे, क्या दिक्कत है उसमें। सो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्तों। आपको ये मेरा चैप्टर कैसा लगा, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप जाके नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मुझे प्रोत्साहन देने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे आगे और वीडियोस को जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा मिलती है। सो मैं इसी उम्मीद के साथ अपने लेक्चर को एंड करता हूं कि आप लोग घर बैठे होंगे, कोरोना टाइम है, कोविड-19 का टाइम है, घर बैठिए, लॉकडाउन के अंदर घर से बाहर मत निकलिए, एक्सेप्शनली हाई कंडीशंस के अंदर ही घर से निकलिए, कभी कोई बीमार ना हो आपके घर, अगर कोई हो जाए, दवाई लेना हो या कोई ऐसी बात आए तभी निकलिए, अदरवाइज आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा खाइए और अच्छा पीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।